स्वागत है। आज जो है हमारा टारगेट नीट सेमी मेजर 04 जो है वो कंडक्ट करवाया गया था और उसमें जो है सिलेबस क्या था हमारी पूरी 12th का सिलेबस जो है उसके अंदर आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन। केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन टारगेट नीट सेमी मेजर 04। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या था। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास। इफ HF del HF4 H2O2 and H2O are -188 किलोजूल पर मोल and -286 किलोजूल पर मोल, what will be the enthalpy change of the reaction? रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा हमें इसमें बताना है। ठीक है, डेल H जो है वो हमें इसमें बताना है। और देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, यदि H2O2 एंड H2O के लिए डेल HF मान क्रमशः -88 किलोजूल पर मोल और -286 किलोजूल पर मोल है तो अभिक्रिया दिस के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा। तो क्या होगा एंथैल्पी परिवर्तन? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा नॉर्मल थी, कैलकुलेशन करनी थी और हमारा आंसर हमारे सामने आ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो क्या किया है हमने इसमें किया डेल एच ऑफ रिएक्शन हमें इसमें निकालना था और हमें गिवन क्या था, डेल एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल एच एफ ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब डेल एच एफ ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 2 इंटू क्या हो गया -286। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -2 इंटू कितना है हमारे पास -188 ये दिया हुआ है हमें। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -572 और ये हो जाएगा +376। तो ये हो गया हमारे पास -196 किलो जूल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो 46 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन था। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स filled with molten CuNO3 का whole twice and molten AlNO3 का whole thrice, ठीक है, respectively are connected in series when electricity is passed 2.7 gram aluminium is deposited on electrode। 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड पे। कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन कैथोड। कैथोड पे जो कॉपर जो है वो जितना डिपॉजिट होगा उसकी जो वेट है वो हमें बताना है। हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 अलग अलग विद्युत अपघटनीय सेल जो क्रमशः गलित CuNO3 का होल ट्वाइस एंड गलित AlNO3 का होल थ्राइस से भरे हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, कैथोड में निक्षेपित Cu के भार की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे गणना, देखिए बहुत इजी था। हमारे पास क्या होता है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड अपॉन में हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमने वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड हमें कितना दिया हुआ है 2.7 और ये हमें निकालना है, चाहे हम इसको x लिख लेते हैं एक बार ताकि इतना लंबी लाइन जो है वो हमें नहीं लिखनी पड़े। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा इसमें 27/3 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा इसमें 63.5/2। ये रहेगा इनका इक्विवेलेंट वेट। समझ में आई बात? चलिए अब क्या करेंगे, अब जो है हमें हमारी x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे इसको, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ। 2.7
इंटू 63.5 इंटू 3 अपॉन में 27 इंटू 2 इंटू में 10 लगा दूं तो मेरा ये पॉइंट कट जाएगा, और इंटू में 10 लगा दूं तो मेरा ये पॉइंट भी कट जाएगा। तो मेरे पास जो है इसमें से मान लीजिए ये चला जाएगा 127 पे। मार्कर का कलर चेंज करना होगा क्योंकि ऊपर जो है वो सेम कलर आ रहा है, दैट मीन्स हमें दिखेगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 127, ठीक है, और ये जो है ये हमारा चला जाएगा 2 पे, ठीक है। इससे 27 से 27 कट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 127 को अगर हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 7 3 21, 8 एंड 381 अपॉन में नीचे आ जाएगा 40, और इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.525 ग्राम। 9.525 ग्राम जो है वो हमारा फाइनल आंसर इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्या फॉर्मूला आता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का? N2O5। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो कथन जो है वो हमें चूज करना है जो इसके नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के लिए सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज अ कलरलेस और डेलिक्यूसेंट लिक्विड, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एक रंगहीन और प्रसिद्ध द्रव होता है। डेलिक्यूसेंट क्या होता है? डेलिक्यूसेंट जो है लिक्विड, कौन से लिक्विड होंगे बच्चों? जो कंपाउंड वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेलिक्यूसेंट कंपाउंड या डेलिक्यूसेंट लिक्विड जो है उन्हें कहेंगे। कौन से? जो कंपाउंड्स वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उन्हें हम डेलिक्यूसेंट लिक्विड्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो कैसे बनता है? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है, एक दो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ ताकि हमारे ऑप्शंस जो हैं हम फटाफट से उसको रीड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनता किससे है? वो बनता है डिहाइड्रेट करने से या वाटर रिमूव करने से। किस में से? या तो HNO3 में से कर दीजिए या फिर आप P4O10 में से कर दीजिए। इनमें से डिहाइड्रेटिंग किसके? डिहाइड्रेटिंग HNO3 एंड ये एंड है, दोनों ही यूज होंगे इसमें। डिहाइड्रेटिंग HNO3 एंड P4O10, इनका डिहाइड्रेशन करने से जो है वो हमारे पास क्या मिलता है? N2O5 या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो मिल जाता है। तो यानी कि डिहाइड्रेशन से मिल रहा है। तो सेकंड हमारा वो देखिए ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें से हम H2O अगर रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? N2O5। अगर यहाँ पे 2HNO3 लेंगे तभी ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है। तो 2HNO3 लेंगे और इसको जो है डिहाइड्रेट करेंगे H2O से, तो N2O5 जो है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये कि डिहाइड्रेटिंग से बनता है कि इसके HNO3 प्लस P4O10 के डिहाइड्रेशन से ये जो है हमें मिलता है। दूसरी चीज ये कि डेलिक्यूसेंट क्या होता है? जो वाटर ऑब्जर्व करता है। थर्ड थिंग ये कि लिक्विड स्टेज में ये कोवलेंट होता है। लिक्विड स्टेज में जब ये लिक्विड होता है तब ये कोवलेंट होता है। अब हमारे ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? थर्ड ऑप्शन ने बोला है कि सॉलिड स्टेट में ये कोवलेंट है। नहीं, सॉलिड स्टेट में तो ये कोवलेंट होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता? चलिए इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, है ना। तो N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा एक हमारा कोवलेंट बॉन्ड और ये O डबल बॉन्ड O कोवलेंट बॉन्ड O, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 4 ऑक्सीजन हो गई, N2O5 जो है हमारा पास हो गया। अब क्या होता है जब हम इसको सॉलिड स्टेट में देखते हैं तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा? हमारे पास आएगा NO2 प्लस और NO3 माइनस। देखिए तो ये क्या है? आयनिक होता है सॉलिड स्टेट में, ना कि ये कोवलेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है।
और द मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 इज प्लेनर, बिल्कुल सही है, इसका मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं था, 48 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। aqueous solution of 0.04 m Na2SO4 and 0.01 m ग्लूकोज आर आइसोटोनिक। दोनों आपस में क्या है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक है तो क्या करेंगे, फटाफट से सबसे पहले तो ये की काम करेंगे हम कि हम जो है इसका लिख लेंगे दोनों तरफ से, क्या दोनों तरफ से हम लिख लेंगे इनकी इक्वेशन। चलिए क्या इक्वेशन बनेगी सबसे पहले लिख दें, और आगे जो है हमें इसमें निकालना है द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। Na2SO4 के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज जो है वो हमें फाइंड करना है। क्या करना है, वियोजन की प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो क्या हुआ फॉर्मूला, तो अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा I इंटू पाई Na2SO4 के लिए, और इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरफ से लिखें तो स्पेस हमारे पास अच्छा बच जाएगा ना। एक सेकेंड, चलिए यहां से अगर इसको लिखें थोड़ा सा, देखिए I इंटू पाई Na2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा पाई ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है नॉन पोलर सॉल्यूशन है, तो इसके लिए I की वैल्यू जो है 1 होती है। तो यहाँ पे I लिखना मैं जरूरी नहीं समझ रही हैं, मैंने यहाँ पे I क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके लिए I की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज इट्स अ नॉन पोलर सॉल्यूशन। ओके, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे I के लिए 1 प्लस 2 अल्फा C1RT, और यहाँ पे जो है I की वैल्यू हम पहले जो है कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो C2RT। अब RT से RT कैंसिल क्योंकि सेम है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फा, C1 की वैल्यू कितनी है 0.004, और C2 की वैल्यू कितनी है 0.01। यही वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है, ग्लूकोज के लिए 0.01 और हमें Na2SO4 के लिए दे रखी है 0.004। वही वैल्यूज जो है वो मैंने इसमें पुट कर दी। चलिए अब आगे क्या किया, आगे हमने किया, अरे भाई ये एकदम वी कैसे बन गया, एक सेकेंड रुकिए। आइए अब क्या होगा, 0.004 प्लस 0.008 अल्फा इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, सिर्फ हमने सोल्व इक्वेशन को और कुछ नहीं किया है ना। देन हमारा यहाँ पे 0.008 अल्फा इज इक्वल टू 0.01 माइनस 0.004। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.008 अल्फा इज इक्वल टू 0.006 अपॉन में, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इधर ले जाऊँ तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो 0.008 यहाँ पे लेके आ गई, तो क्या होगा 6 अपॉन में 8। अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ 6 अपॉन में, अल्फा इज इक्वल टू 6 अपॉन में 8, तो अल्फा कितना हो गया 0.75। तो परसेंटेज कितना हो गया 75%। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इन चिलेट थेरेपी लेड टॉक्सिसिटी इज रिमूव्ड बाय यूजिंग द लिगैंड। चिलेट थेरेपी में किस लिगैंड का उपयोग करके लेड विषाक्तता को हटाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है EDTA। ठीक है, EDTA क्यों होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद लेड, क्योंकि ये लेड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसलिए लेड विषाक्तता को दूर करने के काम आता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। द वॉइड स्पेस इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज, एक आध्य, ये आध्य है, आध्य नहीं है, एक आध्य एक कोष्टिका में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ एज लिखें तो एज इक्वल टू कितना हो गया 2r, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो गई a की पावर 3, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास 2r की पावर 3, तो मेरे पास कितना आ गया 8r की पावर 3। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एन एटम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना 8r3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पाई अपॉन में 6, दैट इज 0.52। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द वॉइड स्पेस इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा? अब देखिए वी नो दैट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52%, ठीक है। द वॉइड स्पेस इज इक्वल टू कितना हुआ 100 माइनस 52 इज इक्वल टू 48%, इज इक्वल टू 48%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन था, दैट इज 48%। तो 51 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स आर गिवन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K1, K2, K3 आपको गिवन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल NH3 अमोनिया बाय ऑक्सीजन टू गिव NO इज, निम्न साम्य स्थिरांक दिए गए हैं। ऑक्सीजन द्वारा 2 मोल NH3 के NO में ऑक्सीकरण हेतु साम्य स्थिरांक है। साम्य स्थिरांक क्या होगा? देखिए जो ये है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो रिएक्शन है NH3 के लिए वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी? NH3 प्लस O2 इज इक्वल टू NO प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, NH3 NO 3H, H को बैलेंस करें सबसे पहले। यहाँ पे अगर मैं 3 लगा दूँ तो यहाँ पे जो है 2, तो ये हो गया हमारा बैलेंस, और यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही है, अब हमारी ऑक्सीजन आ जाएगी 5/2 लिख दूँ तो ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो ये है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के लिए K की वैल्यू लिखें तो K इज इक्वल टू कितना होगा NO2 H2O3 अपॉन में NH3 और O2 का 5/2 ये होगा। अब यहाँ पे NO2 की वैल्यू अगर इसके लिए लिखें तो NO2 के लिए K की वैल्यू NO2 N2, बाकी इक्वेशन से लिखना है इसे, है ना। ये इक्वेशन नंबर सेकंड से इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से 2। अब जो है H2O के लिए लिखें तो इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज करेंगे, H2O H2O2 हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। अब अपोन में हमें किसके लिखना है? अपोन में हमें लिखना है NH3 के लिए। आइए NH3 के लिए लिखते हैं, NH3 2 N2, ये कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से 2 3, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? यहाँ पे ये जो है ये हमारा K1, ठीक है। तो देखिए ये जो है NH3, ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये K1 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया K1 हो गया, अपोन में K1 हो गया। अब ये जो है ये वाला हमारा क्या है K2, N2 वाला K2, तो यहाँ पे मैंने K2 लिख दिया। और H2O वाला ये वाला हमारा क्या है K3, तो मैंने K3 लिख दिया। इसकी पावर जो है वो हमें कितनी लगानी है 3, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर 3 है, तो ये 3 लगा दी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर K1 K2 K3, जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन
है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। A compound of vanadium chloride has spin-only magnetic momentum of 1.73 bm. Its formula is, उसका फॉर्मूला जो है वो हमें बताना है। वैनेडियम क्लोराइड के एक यौगिक का केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 1.73 bm है, इसका सूत्र होगा। तो सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए हमें जो है सबसे पहले सूत्र निकालेंगे इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें इसके पता होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, देखिए मैग्नेटिक मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है n+2, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमें मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है 1.73, ये वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है, और n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे n+2 ऐसा कुछ कर दूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 1.73 किसकी वैल्यू होती है, √3 की। 1.73 इज द वैल्यू ऑफ √3। तो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू n+2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 3 इज इक्वल टू n+2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 3 हो गया तो n² और यहाँ पे हो जाएगा +2n, ठीक है। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा n+1 और n+3 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी और -3 आएगी, जबकि हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे n इज इक्वल टू 1 को, मेजर वैल्यू ये है तो n इज इक्वल टू 1 को जो है हम कंसीडर करेंगे, और ये जो है ये हमारा रहेगा आंसर, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो n इज इक्वल टू -3 आएगा, और माइनस की वैल्यू तो वैनेडियम वैसे भी नहीं रखता है ना, प्लस की वैल्यू ही रखता है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा पेन चल गया है, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो n इज इक्वल टू आ जाएगा -3, और हमें कंसीडर करनी है n इज इक्वल टू +1 वाली वैल्यू। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, और वैनेडियम तो है 2 3, क्या होता है इसका फॉर्मूला 4s2 3d3, ठीक है। दस बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट कैन बी ओनली v+4, ठीक है। तो ये v+4 हो जाएगा, तो VCl4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, VCl4। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये सिर्फ v+4 ही बनाएगा, तो इसने v+4 बनाया, तो VCl4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, ए स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड Cu1.8S is formed due to incorporation of Cu+2 ions in the lattice. What is the mole percentage of Cu+2 present in the compound? जो कंपाउंड में Cu+2 है उसका मोल परसेंटेज जो है वो हमें बताना है। जालक में Cu+2 आयनों के समावेश के कारण एक अरस्त समीकरण मिति यौगिक Cu1.8S का निर्माण होता है। यौगिक में उपस्थित Cu+2 का मोल प्रतिशत क्या है, इसका मोल प्रतिशत जो है हमें निकालना है। तो Cu जो है Cu2S से इसने बताया है Cu1.8 हो गया है, ठीक है। चलिए, तो Cu2S से एक सेकेंड, पेन चेंज करते हैं कलर। तो Cu2S से क्या बताया इन्होंने, Cu1.8S, ये हो गया है। मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें किसका, मोल प्रतिशत जो है वो हमें निकालना है किसका, Cu+2 का। अब देखिए इसके लिए जो है Cu+2 था, और इसके लिए कितना है, Cu1.8 है, तो ये जो है 2 हो गया, ये 1.8 हो गया। अब अगर 2 में से मैं 1.8 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 0.2, ठीक है। तो क्या था, Cu2S में तो कितना था, 2 था, और Cu1.8 दे दिया है बाद में इन्होंने, तो क्या हुआ, 2 में से मैंने माइनस कर दिया अपना 1.8, तो 0.2 आ गया। अब इन्होंने बोला है कि मोल परसेंटेज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे मोल परसेंटेज, 0.2 अपॉन में 1.8 इंटू में कर दूंगी 100, ठीक है ना।
तो पॉइंट से मेरा पॉइंट चला जाएगा, ये इससे 9 पे चला जाएगा और जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा 11.11%। तो आंसर है मेरा 54 नंबर क्वेश्चन का 11.11%। दैट इज द करेक्ट आंसर। आइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 55। फिनोल एसोसिएट इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म डाइमर, a solution containing 2.0 into 10⁻⁻² kilograms of phenol in 1.0 kilograms of benzene has its freezing point, ठीक है, decreased by 0.69 K. The percentage degree of association of phenol is, बताना है आपको, क्या बताना है, the percentage degree of association of phenol जो है वो आपको बताना है। के एफ की वैल्यू बेंजीन के लिए हमें दे रखी है 5.12, ठीक है। देखिए, द्विलक का निर्माण करने के लिए फिनोल बेंजीन में एक निश्चित सीमा तक संयोजित होता है। 1.0 किलोग्राम बेंजीन में 2.0 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम फिनोल युक्त एक विलयन का हिमांक बिंदु 0.69 किलोग्राम से कम हो गया। फिनोल के संयोजन की मात्रा का प्रतिशत है, फिनोल के संयोजन की मात्रा का प्रतिशत जो है वो हमें बताना है। बेंजीन के लिए केएफ की वैल्यू 5.12 के केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलिए, तो अब हमें करना क्या है, देखिए वेट ऑफ फिनोल सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या क्या है। वेट ऑफ फिनोल जो है वो हमें गिवन है, कहाँ है हमारा वेट ऑफ फिनोल, ये है हमारा वेट ऑफ फिनोल, इसे हम कह देते हैं WA, ठीक है। देन हमें वेट ऑफ बेंजीन जो है वो गिवन है, वेट ऑफ बेंजीन, ये है हमारा वेट ऑफ बेंजीन, इसे हम WB कह देते हैं, ठीक है। डेल TF जो है वो हमें गिवन है, हमारा है डेल TF कितना है, ये 0.69 K। डेल TF क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। KF जो है वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है, KF जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, वो भी हमें गिवन है 5.12, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए, तो डेल TF क्या होता है, डेल TF इज इक्वल टू होता है I इंटू KF इंटू M, ठीक है। डेल TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। I हमारा होता है वॉन्ट ऑफ कांस्टेंट, KF या वॉन्ट ऑफ फैक्टर कुछ भी कह सकते हैं, KF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट, और M जो है वो है हमारा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल TF अपॉन में KF इंटू M। डेल TF की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.69, KF की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.12, और M मोलैलिटी कितना 20/94 लिखेंगे इसका, ठीक है, 20/94, ओके। चलिए, तो अब जो है यहाँ पे इसको अगर सोल्व करें तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.69 इंटू 94, मेरा ऊपर चला जाएगा 5.12 इंटू 20, ये हो जाएगा 5.12 इंटू 20। ये 20 जो है वो हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें दे रखा था कितना 2.0 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम। अब इसको जो है मैंने ग्राम में बदल दिया है ऑलरेडी ही, तो इसको मैंने 20 ग्राम कर दिया है, ठीक है। ये हमारा 20 था, और फिनॉल के लिए जो है हमने 94 लिया है, ठीक है। फिनॉल के लिए हमने क्या लिया है, मॉलिक्यूलर वेट 94 फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट, और 20 जो है हमने इसको यहाँ पे ग्राम में बदल लिया, इसलिए 20 हो गया है, ओके। चलिए, तो अब जो है आगे हमारा जाएगा, इसको हमने कर लिया, अब इसकी वैल्यू देखते हैं। अगर यहाँ पे जो है मैं 2 0 लगा दूँ नीचे तो ये पॉइंट मेरा कट आउट हो जाएगा, और 2 0 ऊपर लगा दूँ तो ये पॉइंट मेरा कट जाएगा, और चाहे मैं पॉइंट से पॉइंट काट दूँ तो 0 से 0 यूँ कट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 0.633। कैसे किया हमने, देखिए ये हमारा चला जाएगा किस पे, ये हमारा चला गया 2 4 8, ठीक है, और 7 47 पे, और ये हमारा चला गया 10 पे, ओके। ये हमारा 10 पे, ये हमारा 47 पे। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने जो है वैल्यू है वो कैलकुलेट करके देख ली है, तो 0.633 जो है इसकी वैल्यू आएगी।
अब देखिए यहाँ तक की तो बात थी जहाँ पे हमने आई की वैल्यू जो है वो फाइंड करी। अब बात करते हैं इस रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। चलिए तो अब जो है हम इसे रब कर लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है हम इससे फाइंड करते हैं। आइए तो देखिए 2A से A2 बना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल मोल्स कितने हो गए 1 और इनिशियल मोल कितने हो गए 0, ठीक है। और बाद में मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मोल्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम पे कितने हो गए 1 - x और यहाँ पे x अपॉन में 2, ठीक है। तो पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हुए, टोटल मोल्स कितने हुए, टोटल मोल्स हो गए इज इक्वल टू 1 - x प्लस x अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 - x अपॉन में 2, ठीक है। 1 - x अपॉन में 2, तो ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई। और हमारा पहला जो है I है फिनॉल के लिए कितना आया था 0.63 और इसके लिए कितना है 1 - x अपॉन 2, ये आया हमारे पास। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितनी आ गई 0.734 और हमारा परसेंटेज कितना हो गया 73.4। यहाँ पे इस जगह पे जाते पेन जो है वो हड़बड़ा जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 73.4%। 73.4% हमने शुरू में जो है वो किसके लिए निकाली थी, हमने शुरू में निकाली थी फिनॉल के लिए आई की वैल्यू। अब हमने किसके लिए निकाली है, अब हमने निकाली है ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू। पहले हमने फिनॉल के लिए निकाली थी, अब हमने ग्लूकोज के लिए निकाली है। और चूंकि यहाँ पे एक डाइमर का निर्माण होता है इसलिए हम रिएक्शन क्या लेते हैं 2A से A2 जो है वो बनता है। ये हमने लिया है किसके लिए, बेंजीन के लिए। और फिनॉल के लिए जो है आई की वैल्यू 0.633 हमारी ऑलरेडी आ गई थी, ठीक है। चलिए तो 55 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आइए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए C5H10O इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, एक कार्बोनिल कंपाउंड है। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर। इसके लिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे वो हमें बताना है। ये एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है जो कि हमारा इस इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में आ गया है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा जो है कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएगा। देखते हैं कितने ये एल्डिहाइड और कितने ये कीटोन बना सकता है। सबसे पहले एल्डिहाइड बना के देखें। चलिए तो यहाँ पे अगर एक एल्डिहाइड जो है ऐसा लगा दूं तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो C4 और एक CHO, तो एक एल्डिहाइड मेरा ये बन गया 1 नंबर। चलिए दूसरा करके देखते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा C, तो यहाँ पे C लगा दूं तो यहाँ पे जो है मेरा कि सेकंड बन गया, ये हमारा CHO होगा, तो ये हो गया सेकंड। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड अगर देखें C, बैलेंस नहीं कर रही हूँ मैं, जो है ये पूरी चेन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ। CH3 CH2 वो अपने आप भी आप लगा के देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक जिगजैग सा आपको व्यू दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो है C, तो ये मेरा हो गया थर्ड। फोर्थ देखते हैं, आइए 1 2 3 CHO अगर मैं यहाँ लगा दूँ, एक C यहाँ लगा दूँ, एक C यहाँ लगा दूँ, तो ये हो गया मेरा फोर्थ। तो ये है हमारे पास एल्डिहाइड, एक CHO C अगर इसको यहाँ नहीं वो सेम हो जाएगा, और ये C इधर चला गया, अगर ये यहाँ लग जाए तो भी सेम हो जाएगा, नहीं। तो एल्डिहाइड जो है वो हमारे 4 एल्डिहाइड जो है इसमें बनेंगे। कितने एल्डिहाइड, 4। अब बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स की बात करें तो मिड में लगाना है हमें इसको COCC, ठीक है। एक हो गया हमारा कीटोन। दूसरा हमारा C, इस CO को यहाँ लगा दे तो CCC, तो ये 2 कीटोन हो गए हमारे। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इसको यहाँ लगाए, नहीं ये भी नहीं बनता। अगर इसको इधर से लेके चले जाए, इसको यहाँ, नहीं ये भी नहीं बनता। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन सकती है, हम इसको COC, हाँ, तो ये कीटोन जो है वो हमारा बन सकता है। तो एल्डिहाइड जो है वो हमारे 4 बने और कीटोन जो है वो हमारे बने 3। तो टोटल जो है वो हमारे पास 7 आइसोमर्स जो है वो इसके बने।
तो हमारे पास C5H10O कार्बोनिल कंपाउंड के टोटल 7 आइसोमर्स जो हैं वो हमारे पास बने हैं। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट। विद्युत धातु क्रम प्रक्रम किसके निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए बात क्या होती है, क्योंकि Na जो है Na इज वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी extracted. Na is very reactive and cannot be extracted by means of the reduction of C carbon और CO, reduction of carbon and CO, C and CO etc. तो इसको हम किससे बनाते हैं? सोडियम को हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं। क्यों? एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ऊपर आने वाले, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ऊपर आने वाले जो मेटल्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं। किसमें? हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ऊपर आने वाले जो एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइसिस से जो है उसको जो है प्रोसेस से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ये प्रोसेस जो है उसके लिए यूज करते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। Question number 58. pKa of a weak acid HA and pKb of a weak base BOH are 3.2 and 3.4 respectively. Okay, the pH of their salts AB solution at 25 degree Celsius is. एक दुर्बल अम्ल का pKa और एक दुर्बल क्षार का pKb क्रमशः 3.2 एंड 3.4 है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके लवण के जलीय विलयन का पीएच है। क्या होगा जलीय विलयन का पीएच? तो पीएच इज इक्वल टू, चाहे तो ऐसे लिख दूं, एक बार सबको 1/2 कर लूं या फिर एक साथ ही 1/2 कर दूं तो एक ही बात है। तो 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, क्योंकि ये बेसिक है। चलिए तो 1/2 pKw कितना लेते हैं? 14 प्लस 3 माइनस 2 3.2 और 3.4। तो यहाँ पे जो है मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3.2 टू 0.4 और ये 2, तो ये 6.9। तो pH जो है इसकी हो जाएगी 6.9। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन 59 में देखिए, द मोलर रेशियो ऑफ Fe+2 to Fe+3 इन ए मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 की होल थ्राइस having equal number of sulfate ions in both ferrous and ferric sulfate is. FeSO4 तथा Fe2SO4 होल थ्राइस के मिश्रण में Fe+2 और Fe+3 का मोलर अनुपात क्या है जब फेरस और फेरिक सल्फेट दोनों में सल्फेट आयंस की संख्या बराबर है? अब देखिए जो हमारा FeSO4 है, FeSO4 में कितने सल्फेट आयंस कितने हैं? 1, ठीक है। FeSO4 कंटेन्स 1 मोल सल्फेट आयंस एंड Fe2SO4 की होल थ्राइस कंटेन्स 3 मोल सल्फेट आयंस। तो ये 1 मोल और ये 3 मोल जो है सल्फेट आयंस रखता है। तो ये 1 मोल और ये 3 मोल, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। नाउ हमें क्या रखा है? इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट आयंस, ये बोला है इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट आयंस, तो देन अमाउंट ऑफ FeSO4 इन द मिक्सचर शुड बी 3 मोल्स, ठीक है। देखिए अब इन्होंने हमें आगे बोला है कि सल्फेट आयंस जो है उनमें सेम है, तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ FeSO4 in the mixture should be 3 moles and amount of Fe2SO4 की होल थ्राइस, इसका क्या अमाउंट होगा? इसका अमाउंट होगा 1 मोल, क्योंकि उन्होंने बोला इक्वल है,
इक्वल है, तो इसमें तो फेरस के जो है सल्फेट के जो है वो 1 मोल है और इसमें सल्फेट के 3 मोल है। अब हमें इनको इक्वल करना है, तो इसके लिए क्या होगा, उसके मोल से उसको मल्टीप्लाई और उसके मोल से उसको मल्टीप्लाई। तो FeSO4 के हमारे पास 3 मोल्स लेंगे हम और Fe2SO4 की होल थ्राइस के हम 1 मोल लेंगे, तभी तो जाके सल्फेट आयंस इक्वल होंगे ना। चलिए, तो ये हो गया। तो देयरफॉर क्या हुआ कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज Fe+2 अपॉन में Fe+3, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/1 और इसका हो जाएगा 1/2, तो हो गया 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 3:2। तो 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। 59 का ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एनाल्जेसिक, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ानाशी होती है। पीड़ानाशी नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेन किलर के लिए यूज होती है, तो कौन सी हुई, एनाल्जिन। एनाल्जिन इज अ पेन किलर, एनाल्जिन इज अ पेन किलर। तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the volume percentage of Cl2 at equilibrium in the dissociation of PCl5 under a total pressure of 1.5 atmosphere is Kp is equal to 0.202। ठीक है, 1.5 एटमॉस्फेयर के कुल दाब पर PCl5 के वियोजन में साम्य पर Cl2 का आयतन प्रतिशत है। Cl2 का आयतन प्रतिशत जो है वो हमें बताना है। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं कि PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बनते समय क्या रिएक्शन होती है। देखिए, तो PCl5 से ये हो गया PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, इसके 1 - x मोल्स, इसके x मोल्स, इसके x मोल्स। सबसे पहले जो है हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं Cl2 के लिए। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स Cl2 के लिए। तो टोटल मोल्स इसके लिए क्या होंगे, टोटल मोल्स इसके लिए हो जाएंगे 1 - x प्लस x इज इक्वल टू 1 + x, ये हो गए टोटल मोल्स। अब जो है Kp की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, Kp इज इक्वल टू हो जाएगा PCl3 PCl3 नहीं, यहाँ पे PCl5 जो है वो हमें गिवन है। अच्छा, PCl3 जो है वो हमारा प्रोडक्ट में, ठीक है, PCl3 और ये हो गया हमारा Cl2 PCl2 और अपॉन में हो गया PCl5, ठीक है। अब इसके लिए, इनके लिए जो है देखें तो x PCl3 के लिए x अपॉन 1 + x, ठीक है, मोल्स इसके ऐसे हो गए p, और इसके लिए देखेंगे तो हो गया हमारे पास x - 1 - x 1 + x। टोटल मोल्स में से इसके कितने मोल्स हैं उसको हमने जो है डिवाइड कर दिया, तो ये p हो गया और एक हो गया हमारे पास x 1 + x p, तो ये हो गया हमारा PCl2 के लिए, ये हमारा हो गया PCl5 के लिए और ये हमारा हो गया PCl3 के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² अपॉन p। ये जो है फॉर्मूला तो हम हमेशा डिराइव करते ही हैं, तो होपफुली इसमें जो है ज़्यादा अटकने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब हमें पता है 1 - x² की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे Kp इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है x² p। ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो x² p जो है इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp अपॉन में p की रूट, ठीक है। अब देखिए Kp की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, Kp की वैल्यू दे रखी है 0.202, ये दे रखी है, और हमें 1.5 जो है वैल्यू हमारी किसकी होती है, p की वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ पे जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.15, 10 यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे 10 लग जाए, तो यहाँ पे 3 लग जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 and 3, 5 15, 3 and 4, तो 0.134 जो है वो इसका आ जाएगा रूट, और 0.134 का मैंने ऑलरेडी जो है कैलकुलेशन करके देख रखी है, तो इसका आ जाएगा वैल्यू कितनी 0.366। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है Cl2 का आयतन प्रतिशत बताइए। कितना बताना है, किसका, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ Cl2 की वॉल्यूम परसेंटेज बतानी है। तो क्या होगी वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज होगी मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ Cl2 कितने आए हैं हमारे पास 0.366, ठीक है। टोटल मोल्स कितने होंगे, हमें 1
प्लस में कितना कर देंगे, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 0.366, टोटल मोल्स कितना है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस 0.366 इज इक्वल टू 1.366, तो टोटल मोल्स है 1.366 इंटू 100। तो यहाँ पे जो है, चलिए तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कट आउट हो गया यहाँ से, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट जो है वो कैंसिल हो गया, तो 26.86 जो है वो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, 26.86। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने 0.366 को किया था, तो इस किससे डिवाइड, 1.366 से, तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आती है 0.267 ये आती है अप्रॉक्स, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आता है 26.86, ओके 26.86। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी होगी। चलिए तो बात करते हैं Mn की, देखिए Mn जो है उसके लिए क्या होता है 4s2 ये कन्फिग्रेशन होता है, और 3d5 ये कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। अब इसने बोला है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे निकल जाएंगे, पहले तो फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन Ip के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है 3d5 में से। 3d5 जो है वो हाफ फील्ड जो है वो है, और हाफ फील्ड है तो यानी कि इसके लिए Ip जो है वो ज़्यादा लगेगी, Ip जो है वो वैल्यू जो है उसकी ज़्यादा होगी, तो Mn जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d5 में से निकलना है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहा, 62 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है 63 नंबर क्वेश्चन की, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स x, y एंड z, x forms FCC packing, y occupies all octahedral voids of x and z occupies all tetrahedral voids of x। octahedral मतलब कि वो 4 तो कॉर्नर्स में ले लेगा और एक जो है 4 जो उसके पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है मेरे पास एक क्यूब है, तो x जो है वो तो हमारे ये हो गए, ठीक है, प्लस में एक ही पीछे का, एक आगे का, एक ऊपर एक नीचे, ये और y जो है यो कह रहा है, ये y जो है वो इनके बीच में लगा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y, क्यों, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स का बता रहा है। देन हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसके हैं, z के, z जो है वो क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है x के टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है z। If all the particles along one body diagonal are removed, then एक body diagonal जो है वो हमें रिमूव करना है, कुछ इस तरीके से हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। The formula of crystal would be, formula of crystal क्या होगा। चलिए एक बार इसको इरेज कर लेते हैं और हम इसका आंसर जो है वो फाइंड करते हैं। चलिए अब इन्होंने हमें बोला है कि ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स x, y, z, X forms FCC packing, ठीक है। When all particles, चलिए क्या लिखेंगे हम, when all particles along body diagonal are removed, 2x atom from corners are removed, ठीक है। तो 2x एटम जो है वो कॉर्नर से रिमूव हो जाएंगे, और y पार्टिकल्स जो हैं, एक y पार्टिकल रिमूव होगा और 2z पार्टिकल रिमूव होंगे, ठीक है। 2x पार्टिकल कॉर्नर से रिमूव हो जाएंगे, प्लस में एक y पार्टिकल रिमूव होगा, प्लस में 2z पार्टिकल जो है वो रिमूव होंगे, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, हमने तो इफेक्टिव नंबर ऑफ x एटम्स इन 1 यूनिट सेल कितने हुए, 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू हो गया 1/8 इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू 6, ये हो गया, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ x एटम की बात कर रहे हैं और 2x एटम जो है वो कॉर्नर से जो है रिमूव हुए हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये चला गया 4 पे, ये चला गया 3 पे, ये 3 पे,
और ठीक है, ये 4 पे, 3 2 जा 6, और ये जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो 15 अपॉन में 4 जो है इसकी वैल्यू आ गई x के लिए। अब बात करते हैं y पार्टिकल्स के लिए। y पार्टिकल्स के लिए कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1/4, ठीक है, क्योंकि 4 हो रहे हैं, कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे जो है वो y के पार्टिकल्स होते हैं, तो 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो 3 हो गई इसकी वैल्यू। अब बात आती है z के लिए। अगर z की बात करें तो हमारे 6 और 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 6। तो ये हो गई इनकी वैल्यूज। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 15 अपॉन में 4, y की वैल्यू हमारे पास आई है 3 और z की वैल्यू आई है हमारे पास 6। अब करेंगे क्या, इन वैल्यूज को हमें जो है डिवाइड कर देना है 3 से और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 4 से। किससे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएंगी, x की आ जाएगी 5, y का आ जाएगा 4 और z का आ जाएगा 8, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर देना है 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, डिवाइड कर दो 3 से, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, डिवाइड कर दो 3 से, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। द मोलर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के लिए वाष्प दाब का मोलल अवनमन होता है। कितना होता है इसका मोलल अवनमन, ये हमको बताना है। अब इन्होंने बोला क्या है, द मोलर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ लॉवरिंग, इसका मतलब हुआ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ H2O when 1 mole of non-volatile solute is added in 1000 gram of H2O, ठीक है। क्या बात हुई, इन्होंने बोला द मोलर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब हुआ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ H2O व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन 1000 ग्राम ऑफ H2O। अब टेम्परेचर जो है इन्होंने हमें दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा प्रेशर कितना हुआ, वो होगा 760 mmHg, ठीक है। और जो है WA जो है वो हमें हो गया हमारा 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O हमारे पास होता है 18 ग्राम, ठीक है। वैल्यूज ये फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो इसको चाहे मैं N2 लिख दूं चाहे NB लिख दूं, एक ही बात है, NA प्लस NB, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये P0, अगर P0 जो है वो हमारा यहाँ चला जाए तो हमारे पास आ जाएगा P0 माइनस PS इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2, और ये यहाँ चला जाएगा हमारा P0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1000 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 760 इज इक्वल टू 760। तो 760 जो है वो हमारा प्रेशर था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1810, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 1000 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 1018 अपॉन में 18, तो हो गया हमारा 18 अपॉन में 1018 इंटू 760। तो ये जो है हमारा 2 के टेबल में चला जाएगा 380 पे, ये हमारा 2 के टेबल में चला जाएगा 509 पे, 509 पे। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 380 को 18 से और डिवाइड करेंगे 509 को
509 से तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 3.43 mm, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 64 का। चलिए, तो नेक्स्ट है वन ऑफ द प्रोसेस यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। ठीक है, sometime in the process we add NaCN as a depressant. NaCN is generally added in case of ZnS and PbS minerals. What is the purpose of addition of NaCN during the process of froth flotation? अयस्कों की सांद्रता के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक झाग प्लवन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का उपयोग सामान्यतः सल्फाइड अयस्क की सांद्रता के लिए किया जाता है। कभी कभी इस प्रक्रिया में हम एक अवनमक के रूप में NaCN को मिलाते हैं। NaCN सामान्यतः ZnS और PbS खनिजों की स्थिति में मिलाया जाता है। झाग प्लवन की प्रक्रिया के दौरान NaCN को मिलाना क्या उद्देश्य है, क्यों मिलाया जाता है NaCN? ठीक है, तो क्या रिएक्शन होती है, सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। NaCN जो है उसको मिला के प्लस ZnS को उसके साथ ZnS के साथ मिलाया जाता है, तो रिएक्शन होती है Na2 जो है वो हमें मिलता है और ZnCN4। तो ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें मिलता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक लेयर के रूप में बनता है, यानी कि ए लेयर ऑफ जिंक कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ ZnS की सरफेस पे इसकी एक लेयर जो है वो बन जाती है जिंक कॉम्प्लेक्स की या फिर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की जो है वो एक लेयर बन जाती है ZnS के ऊपर, और इस लेयर के कारण ZnS जो है वो फ्रोथ फ्लोटेशन में जो है नहीं क्रिया कर पाता। ठीक है, प्रिवेंट हो जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन से, और PbS जो है वो आराम से फॉर्म कर लेता है फ्रोथ। ठीक है, समझ में आई बात? कि देखिए क्या हुआ, ये रिएक्शन करता है, ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एक लेयर फॉर्म कर देता है ZnS के ऊपर, जिससे कि ZnS जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाता और फ्रोथ फ्लोटेशन में फ्रोथ जो है वो फॉर्म नहीं कर पाता, और PbS जो है वो फ्रोथ फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पस है वो PbS के लिए यूज होता है कि PbS का फ्रोथ फ्लोटेशन जल्दी से हो जाए, इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। NaCN कॉजेज रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन। NaCN अवक्षेपण द्वारा अपचयन का कारण बनता है? नहीं। ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन NaCN एंड ZnS व्हाइल PbS फॉर्म फ्रोथ। यही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि PbS को फॉर्म बनाने के लिए, उसका फ्रोथ को फॉर्म करने के लिए ही जो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है, ताकि ZnS रिएक्ट नहीं कर पाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इन अ सील्ड रिजिड container is increased to 1.5 times the initial value in K, the density of gas. ठीक है, initial value in K, the density of gas. यदि एक बंद पात्र में एक आदर्श गैस के तापमान को प्रारंभिक मान केल्विन में से 1.5 गुना तक बढ़ाया जाता है तो गैस के घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, एक सील्ड जो रिजिड कंटेनर होता है उसमें मास जो है और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, और मास और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, तो ये भी कांस्टेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे। अब है क्वेश्चन नंबर 67। आर्थोबोरिक एसिड व्हेन हीटेड टू रेड हॉट गिव्स। आर्थोबोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो क्या प्रोसीजर होता है? ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है ऑर्थोबोरिक एसिड का? दैट इज H3BO3। अब इसको अगर हीट देंगे तो यह बन जाएगा HBO2, दैट इज मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। और इसको और हीट देंगे क्योंकि इन्होंने बोला है रेड हॉट, यानी कि हमें हीट जो है बहुत देनी है,
तो यहाँ पे जो है B2O3 बन जाएगा, इसे हम बोरिक एसिड या डाई बोरेन ट्राईऑक्साइड कुछ भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें ये कंफ्यूज मत होइए कि मेटाबोरिक आएगा आंसर में या डाइबोरेन आएगा, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि आपको उतना हीट करना है कि वो रेड हॉट हो जाए, यानी कि हीट जो है यहाँ पे तो 370 केल्विन दे दी, यहाँ पे हीट और दी है ताकि वो रेड हॉट हो जाए। तो इसका जो आंसर है वो डाइबोरेन ट्राईऑक्साइड होगा, ना कि मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following is not an actinoids? देखिए, क्यूरियम है, कैलिफोर्नियम है, यूरेनियम है और टर्बेरियम है। हमें पता है टर्बेरियम जो है वो एक लैंथेनॉइड है, ये जो है वो एक लैंथेनॉइड है। बाकी सब हमारे एक्टिनॉइड, ये भी एक्टिनॉइड है, ये भी एक्टिनॉइड है, ये भी एक्टिनॉइड है। लैंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? लैंथेनॉइड होते हैं 58 to 71 और एक्टिनॉइड होते हैं हमारे 90 से 103। तो जो हमारा टर्बेरियम है जो ये होता है Z इज इक्वल टू 65, नोट Z इज इक्वल टू 6, यहाँ पे करेक्शन है, Z इज इक्वल टू 65 होना चाहिए था। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू 65, तो 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 69. A chloride dissolved appreciably in cold water when placed on a platinum wire in Bunsen flame. No distinct color is noticed. Then the cation is. एक क्लोराइड ठंडे जल में पर्याप्त रूप से विलय हो जाता है जब इसे बुनसेन ज्वाला में प्लेटिनम के तार पर रखा जाता है, तो कोई विशिष्ट रंग नहीं दिखाई देता। तो क्या होगा? क्लोराइड ऑफ Ag जो है, ठीक है, क्लोराइड ऑफ Ag जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये तो यहीं से कट गया। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व भी नहीं होते, तो ये यहाँ से कट गया। देन बात करते हैं बेरियम की और कैल्शियम की। बेरियम और कैल्शियम जो है दोनों कलर्स दिखाते हैं, कलर्स दिखाएंगे इसके क्लोराइड्स। ठीक है, तो ये भी दोनों कट गए। अब बचता क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम। तो यही हमारा सही आंसर है, जो कि ठंडे जल में विलय भी है और साथ में कलर जो है वो नहीं देता इसका क्लोराइड, क्योंकि बेरियम और कैल्शियम के क्लोराइड कलर देते हैं। Ag जो है वो इनसॉल्युबल है, Ag का जो क्लोराइड है वो इनसॉल्युबल है, तो ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. Some type of gel like gelatin lose water slowly. The process is known as. कुछ प्रकार के जेल जैसे जिलेटिन धीरे धीरे जल का निष्कासन करती है, इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन या फिर सिनर्जिसिस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें क्या हार्डनेस हो जाती है जेल की। ठीक है, विच हार्डन्स दी जेल, जो कि जेल को जो है वो हार्ड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, 70 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 71. द पेयर ऑफ रिएक्टेंट दैट डज नॉट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इज. आपको जो है 4 ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से कौन से 2 क्रियाकारक हैं जो आपस में क्रिया करके एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज नहीं बनाते हैं? ठीक है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जो है वो नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड जो है वो अपना मिसिंग था, वो है अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक मीन्स अनुचुंबकीय, कोई बात नहीं, हम पैरामैग्नेटिक देख लेंगे अगर अनुचुंबकीय यहाँ पे गिवन नहीं है तो। निम्नलिखित में से उन क्रियाकारों के युग्म का चयन कीजिए जो आपस में क्रियाकर उत्पाद के रूप में अनुचुंबकीय स्पीशीज नहीं देता है, रूप में अनुचुंबकीय स्पीशीज नहीं देता है, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है ऑप्शन। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम को एक्सेस ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे। बहुत फेमस रिएक्शन है, हमारे हर एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। कौन सी? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन वाली, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना। और ये जो है हमारे एस ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट DPP में ही इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसमें से दिया हुआ है। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता क्या है? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन में इसमें ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी हमें बताया गया है एस ब्लॉक चैप्टर में। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। सेकंड पे आ जाइए,
के का रिएक्शन करवानी है एक्सेस O2 से, तो KO2 बनेगा, सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। और सुपर ऑक्साइड जो है इसका होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। देन Cu का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्यूप्रिक नाइट्राइट बनता है, नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट। क्या फॉर्मूला होता है क्यूप्रिक नाइट्रेट का? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी शायद पढ़ा है, CuNO3 2, ठीक है, क्यूप्रिक नाइट्रेट बनता है और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स वाई ये भी जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं O2+2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, O2+2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, इसमें से जो है रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास H2O2 आएगा एज अ यील्ड, और H2O2 जो होता है वो एक डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी